चैप्टर 21 तंत्रिकीय नियंत्रण एवं समन्वय। तंत्रिकीय नियंत्रण एवं समन्वय। जैसा कि तुम जानते हो, मानव शरीर में बहुत से अंग एवं अंग तंत्र पाए जाते हैं जो कि स्वतंत्र रूप से कार्य करने में असमर्थ होते हैं। जैव स्थिरता सम अवस्था बनने हेतु इन अंगों के कार्य में समन्वयता अत्यधिक आवश्यक है। समन्वयता एक ऐसी क्रियाविधि है जिसके द्वारा दो या अधिक अंगों में क्रियाशीलता बढ़ती है व एक दूसरे अंगों के कार्यों में मदद मिलती है। उदाहरणार्थ, जब हम शारीरिक व्यायाम करते हैं तो पेशियों के संचालन हेतु ऊर्जा की आवश्यकता भी बढ़ जाती है। ऑक्सीजन की आवश्यकता में भी वृद्धि हो जाती है। ऑक्सीजन की अधिक आपूर्ति के लिए श्वसन दर, हृदय स्पंदन दर एवं वक्र वाहिनियों में रक्त वाहिका की दर बढ़ना स्वाभाविक हो जाता है। जब शारीरिक व्यायाम बंद कर देते हैं तो तंत्रिकीय क्रियाएं, फुफ्फुस, हृदय रुधिर वाहिनियों, वक्र व अन्य अंगों के कार्यों में समन्वय स्थापित हो जाता है। हमारे शरीर में तंत्रिका तंत्र एवं अंतःस्रावी तंत्र सम्मिलित रूप से अन्य अंगों की क्रियाओं में समन्वय करते हैं तथा उन्हें एकीकृत करते हैं, जिससे सभी क्रियाएं एक साथ संचालित होती रहती है। तंत्रिकीय तंत्र ऐसे व्यवस्थित जाल तंत्र गठित करता है जो त्वरित समन्वय हेतु बिंदु दर बिंदु जुड़ा रहता है। अंतःस्रावी तंत्र हार्मोन द्वारा रासायनिक समन्वय बनाता है। इस अध्याय में आप मनुष्य के तंत्रिकीय तंत्र एवं तंत्रिकीय समन्वय की क्रियाविधि जैसे तंत्रिकीय आवेग का संचरण, आवेगों का सिनेप्सिस संचरण तथा प्रतिवर्ती क्रियाओं की कार्यकी का अध्ययन करेंगे। तंत्रिकीय तंत्र। पॉइंट फर्स्ट, तंत्रिकीय तंत्र। सभी प्राणियों का तंत्रिका तंत्र अति विशिष्ट प्रकार की कोशिकाओं से बनता है जिन्हें तंत्रिक कोशिकाएं कहते हैं। ये विभिन्न उद्दीपनों को पहचान कर ग्रहण करती है तथा इनका संचरण करती है। निम्न अकशेरुकी प्राणियों में तंत्रिका तंत्रिकीय संगठन बहुत ही सरल प्रकार का होता है। उदाहरणार्थ, हाइड्रा में यह तंत्रिकीय जाल के रूप में होता है। कीटों का तंत्रिका तंत्र अत्यधिक व्यवस्थित होता है। यह मस्तिष्क अनेक गुच्छिकाओं एवं तंत्रिकीय ऊतकों का बना होता है। कशेरुकी प्राणियों में अधिक विकसित तंत्रिका तंत्र पाया जाता है। मानव का तंत्रिकीय तंत्र। मानव का तंत्रिका तंत्र दो भागों में विभाजित होता है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, दूसरा परिधीय तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु सम्मिलित होता है, जहां सूचनाओं का संसाधन एवं नियंत्रण होता है। मस्तिष्क व परिधीय तंत्रिका तंत्र सभी तंत्रिकाओं से मिलकर बनता है, जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र मस्तिष्क व मेरुरज्जु से जुड़ी होती है। परिधीय तंत्रिका तंत्र में दो प्रकार की तंत्रिकाएं होती है, संवेदी या अभिवाह, चालक या प्रेरक या अपवाही। संवेदी या अभिवाही तंत्रिकाएं उद्दीपनों को ऊतकों या अंगों से केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक तथा चालक या अभिवाही तंत्रिकाएं नियामक उद्दीपनों को केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से संबंधित परिधीय या उत्तक अंगों तक पहुंचाती है। परिधीय तंत्रिका तंत्र दो भागों में विभाजित होता है, कायिक तंत्रिका तंत्र तथा स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। कायिक तंत्रिका तंत्र उद्दीपनों को केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से शरीर के अनैच्छिक अंगों व चिकनी पेशियों में पहुंचाता है। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र पुनः दो भागों अनुकंपी तंत्रिका तंत्र व परानुकंपी तंत्रिका तंत्र में वर्गीकृत किया गया है। तंत्रिक कोशिका, न्यूरॉन। पॉइंट 3, तंत्रिक कोशिका न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। न्यूरॉन एक सूक्ष्मदर्शीय संरचना है, तीन भागों से मिलकर बनती है, कोशिका काय, दुम्राक्षीय व तंत्रिका। कोशिका काय में कोशिका द्रव्य व प्रारूपिक कोशिकांग व विशेष दानेदार अंग निसेल ग्रेन्यूल पाए जाते हैं। छोटे तंतु जो कोशिका काय से प्रवर्धित होकर लगातार विभाजित होते हैं तथा जिनमें निसेल ग्रेन्यूल भी पाए जाते हैं, दुम्राक्षीय कहलाते हैं। ये तंतु उद्दीपनों को कोशिका काय की ओर भेजते हैं। एक तंत्रिका कोशिका में एक तंत्रिकाक्ष निकलता है। इसका दूरस्थ भाग साकित व प्रत्येक साकित भाग पर अंतिम छोर लड़ी नुमा संरचना सिनेप्टिक लोब, जिसमें सिनेप्टिक पुटिकाएं होती है। इनमें रसायन न्यूरोट्रांसमीटर्स पाए जाते हैं। तंत्रिकाक्ष तंत्रिकीय आवेगों को कोशिका काय से दूर सिनेप्स पर अथवा तंत्रिकीय पेशी संधि पर पहुंचाते हैं। तंत्रिकाक्ष तथा दुम्राक्षीय की संख्या के आधार पर न्यूरॉन्स को तीन समूहों में बांटते हैं, जैसे बहुध्रुवीय, एक तंत्रिकाक्ष व दो या अधिक दुम्राक्षीय युक्त जो प्रमस्तिष्क वलकुट में पाए जाते हैं, तथा द्विध्रुवीय, एक तंत्रिकाक्ष एवं एक दुम्राक्षीय जो दृष्टि प्रतल में पाए जाते हैं। तंत्रिकाक्ष दो प्रकार के होते हैं, एक आच्छादी व आच्छादहीन। आच्छादित तंत्रिका तंतु श्वान कोशिका से ढके रहते हैं, जो तंत्रिकाक्ष के चारों ओर माइलिन आवरण बनाती है। माइलिन आवरणों के बीच अंतराल पाए जाते हैं, जिन्हें रेनवियर के नोड कहते हैं। आच्छादित तंत्रिका तंतु मेरु व कपालीय तंत्रिकाओं में पाए जाते हैं। आच्छादहीन तंत्रिका तंतु भी श्वान कोशिकाओं से घिरे रहते हैं, लेकिन वे एक्सोन के चारों ओर माइलिन आवरण नहीं बनाते। सामान्यतः स्वायत्त तथा
कायिक तंत्रिका तंत्र में मिलते हैं। तंत्रिका आवेगों की उत्पत्ति एवं संचरण। पॉइंट: तंत्रिका आवेगों की उत्पत्ति एवं संचरण। तंत्रिक कोशिकाएं न्यूरॉन उद्दीपनशील कोशिकाएं हैं क्योंकि उनकी झिल्ली ध्रुवीय अवस्था में रहती है। क्या आप जानते हैं यह झिल्ली ध्रुवीय अवस्था में क्यों रहती है? विभिन्न प्रकार के आयन पथ चैनल तंत्रिका झिल्ली पर पाए जाते हैं। ये आयन पथ विभिन्न आयनों के लिए चयनात्मक पारगम्य है। जब कोई न्यूरॉन आवेगों का संचरण नहीं करते, जैसे कि विराम अवस्था में तंत्रिकाक्ष झिल्ली सोडियम आयंस की तुलना में पोटेशियम आयंस तथा क्लोराइड आयंस के लिए अधिक पारगम्य होती है। इसी प्रकार से झिल्ली तंत्रिकाक्ष द्रव्य में उपस्थित ऋण आवेशित प्रोटोकॉल में भी अपारगम्य होती है। धीरे धीरे तंत्रिकाक्ष के तंत्रिका द्रव्य में K+ तथा ऋणात्मक आवेशित प्रोटीन की उच्च सांद्रता तथा Na+ की निम्न सांद्रता होती है। इस भाग के कारण सांद्रता प्रवणता बनती है। झिल्ली पर पाए जाने वाली इस आयनिक प्रवणता को सोडियम पोटेशियम पंप द्वारा नियमित किया जाता है। इस पंप द्वारा प्रतिचक्र 3 Na+ बाहर की ओर पर 2 K+ कोशिका में प्रवेश करते हैं। परिणाम स्वरूप तंत्रिकाक्ष झिल्ली की बाहरी सतह धन आवेशित जबकि आंतरिक सतह ऋण आवेशित हो जाती है, इसलिए यह ध्रुवित हो जाती है। विराम स्थिति में प्लाज्मा झिल्ली पर इस विभवांतर को विराम कला विभव कहते हैं। आप ये जानने के लिए उत्सुक होंगे कि तंत्रिकाक्ष पर तंत्रिका आवेग की उत्पत्ति एवं उसका संचरण किस प्रकार होता है। जब किसी एक स्थान पर ध्रुवित झिल्ली पर आवेग होता है, तब A स्थल की ओर स्थित झिल्ली Na+ के लिए मुक्त पारगमी हो जाती है, जिसके फलस्वरूप Na+ तीव्र गति से अंदर जाते हैं और एक सतह पर विपरीत ध्रुवता हो जाती है, अर्थात झिल्ली की बाहरी सतह ऋणात्मक आवेशित तथा आंतरिक सतह धनात्मक आवेशित हो जाती है। A स्थल पर झिल्ली की विपरीत ध्रुवता होने से विध्रुवीकरण हो जाता है। इस झिल्ली की सतह पर विद्युत विभवांतर क्रियात्मक विभव कहलाता है, जिसे तथ्यात्मक रूप से तंत्रिका आवेग कहा जाता है। तंत्रिका से कुछ आगे जैसे स्थान B झिल्ली की बाहरी सतह पर धनात्मक आवेश तथा आंतरिक सतह पर ऋणात्मक आवेश होता है। परिणाम स्वरूप A स्थल से B स्थल की ओर झिल्ली की आंतरिक सतह पर आवेश विभव का संचरण होता है, अतः स्थान A पर आवेग क्रियात्मक विभव उत्पन्न होता है। तंत्रिकाक्ष की लंबाई के समांतर क्रम का पुनरावर्तन होता है और आवेग का संचरण होता है। उद्दीपन द्वारा प्रेरित Na+ के लिए बड़ी पारगम्यता क्षणिक होती है। इसके तुरंत पश्चात K+ की प्रति पारगम्यता बढ़ जाती है। कुछ ही क्षणों के भीतर K+ झिल्ली के बाहर की ओर प्रसारित होता है और उद्दीपन के स्थान पर विराम विभव का पुनः संग्रह करता है तथा तंतु आगे के उद्दीपनों के लिए एक बार फिर उत्तरदायी हो जाते हैं। आवेगों का संचरण। आवेगों का संचरण। तंत्रिका आवेगों का एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक संचरण सिनेप्सिस द्वारा होता है। एक सिनेप्स का निर्माण पूर्व सिनेप्टिक न्यूरॉन तथा पश्च सिनेप्टिक न्यूरॉन की झिल्ली द्वारा होता है, जो कि सिनेप्टिक दरार द्वारा विभक्त हो भी सकती है या नहीं भी। सिनेप्स दो प्रकार के होते हैं, विद्युत सिनेप्स एवं रासायनिक सिनेप्स। विद्युत सिनेप्स पर पूर्व और पश्च सिनेप्टिक न्यूरॉन की झिल्लियां एक दूसरे के समीप होती है। एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक विद्युत धारा का प्रवाह सिनेप्सिस से होता है। विद्युतीय सिनेप्सिस से आवेगों का संचरण एक तंत्रिकाक्ष से आवेग के संचरण के समान होता है। विद्युतीय सिनेप्सिस से आवेग का संचरण रासायनिक सिनेप्सिस के संचरण की तुलना में अधिक तीव्रता से होता है। हमारे तंत्र में विद्युतीय सिनेप्स बहुत कम होते हैं। रासायनिक सिनेप्स पर पूर्व एवं पश्च सिनेप्टिक न्यूरॉन्स की झिल्लियां द्रव से भरे अवकाश द्वारा पृथक होती है, जिसे सिनेप्टिक दरार कहते हैं। क्या आप जानते हैं कि किस प्रकार पूर्व सिनेप्टिक आवेग सक्रिय विभव का संचरण सिनेप्टिक दरार से पश्च सिनेप्टिक न्यूरॉन तक करते हैं। सिनेप्सिस द्वारा आवेगों को संचरण में न्यूरोट्रांसमीटर तंत्रिका संचारित कराने वाले रसायन सम्मिलित होते हैं। तंत्रिकाक्ष के छोर पर स्थित आश्रय पुटिकाएं तंत्रिका संचारी अणुओं से भरी होती है। जब तक आवेग तंत्रिकाक्ष के छोर तक पहुंचता है, यह सिनेप्टिक पुटिका की गति को झिल्ली की ओर उत्तेजित करता है, जहां वे प्लाज्मा झिल्ली के साथ जुड़कर तंत्रिका संचारी अणुओं को सिनेप्टिक दरार में मुक्त कर देते हैं। मुक्त किए गए तंत्रिका संचारी अणु पश्च सिनेप्टिक झिल्ली पर स्थित विशिष्ट ग्राहियों से जुड़ जाते हैं। इस जुड़ाव के फलस्वरूप आयन चैनल खुल जाते हैं और उनमें आयनों के आगमन से पश्च सिनेप्टिक झिल्ली पर नया विभव उत्पन्न हो जाता है। उत्पन्न हुआ विभव उत्तेजक या अवरोधक हो सकता है। चित्र 21.3 तंत्रिकाक्ष सिरा व सिनेप्सिस को प्रदर्शित करते हुए तंत्रिका सिरा, सिनेप्टिक आशय, पूर्व सिनेप्टिक झिल्ली, सिनेप्टिक दरार, पश्च सिनेप्टिक झिल्ली, ग्राही। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र मानव मस्तिष्क। पॉइंट 4 केंद्रीय तंत्रिका तंत्र मानव मस्तिष्क।
मस्तिष्क हमारे शरीर का केंद्रीय सूचना प्रसारण अंग है और यह आदेश व नियंत्रण तंत्र की तरह कार्य करता है। यह ऐच्छिक गमन, शरीर के संतुलन, प्रमुख अनैच्छिक अंगों की कार्य जैसे फेफड़े, हृदय वक्र आदि, तापमान नियंत्रण, भूख एवं प्यास, परिवहन, लय, अनेकों अंतःस्रावी ग्रंथियों की क्रियाएं और मानव व्यवहार का नियंत्रण करता है। यह देखने, सुनने, बोलने की प्रक्रिया, याददाश्त, कुशाग्रता, भावनाओं और विचारों का भी स्थल है। मानव मस्तिष्क खोपड़ी के द्वारा अच्छी तरह से सुरक्षित रहता है। खोपड़ी के भीतर कपाल या मेनिंजेस से घिरा होता है, जिसकी बाहरी परत ड्यूरामेटर, बहुत पतली मध्य परत अरेक्नोइड और एक आंतरिक परत पायामेटर जो कि मस्तिष्क ऊतकों के संपर्क में होती है कहलाती है। मस्तिष्क को 3 मुख्य भागों में विभक्त किया जा सकता है: अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क पॉइंट फर्स्ट। अग्र मस्तिष्क सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस का बना होता है। सेरिब्रम प्रमस्तिष्क मानव मस्तिष्क का एक बड़ा भाग बनाता है। एक गहरी लंबवत वितरण प्रमस्तिष्क को 2 भागों दाएं एवं बाएं प्रमस्तिष्क गोलार्धों में विभक्त करती है। ये गोलार्ध तंत्रिका तंतुओं की पट्टी कार्पस कैलोसम द्वारा जुड़े होते हैं। प्रमस्तिष्क गोलार्ध को कोशिकाओं की एक परत आवृत करती है जिसे प्रमस्तिष्क वलकुट कहते हैं तथा यह निश्चित गर्तों में बदल जाती है। प्रमस्तिष्क वलकुट को इसके दूसरे रंग के कारण दूसरा द्रव्य कहा जाता है। तंत्रिका कोशिका काय सांद्रित होकर इसे रंग प्रदान करती है। प्रमस्तिष्क वलकुट में प्रेरक क्षेत्र, संवेदी भाग और बड़े भाग होते हैं जो स्पष्टतया न तो प्रेरक क्षेत्र होते हैं न ही संवेदी। ये भाग सहभागी क्षेत्र कहलाते हैं तथा जटिल क्रियाओं जैसे अंतर संवेदी सहभागिता, स्मरण, संप्रण सूत्र आदि के लिए उत्तरदायी होते हैं। इस पथ के रेशे मालिन आच्छादित से आवृत रहते हैं जो कि प्रमस्तिष्क गोलार्ध का आंतरिक भाग बनाते हैं और ये इस तरह परत को सफेद अपारदर्शी रूप प्रदान करते हैं। मानव मस्तिष्क का सजिटल कार्ड देख सकते हैं: अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, मस्तिष्क स्तंभ, हाइपोथैलेमस, थैलेमस, पोन्स, अनुमस्तिष्क, मेडुला ऑब्लोंगेटा, जिसे सफेद द्रव्य कहते हैं। प्रमस्तिष्क थैलेमस नामक संरचना के चारों ओर लिपटा होता है जो कि संवेदी और प्रेरक संकेतों का मुख्य संपर्क स्थल है। थैलेमस के आधार पर स्थित मस्तिष्क का दूसरा भाग हाइपोथैलेमस स्थित होता है। हाइपोथैलेमस में कई केंद्र होते हैं जो शरीर के तापमान, खाने और पीने के नियंत्रण करते हैं। इनमें कई तंत्रिका स्रावी कोशिकाएं भी होती है जो हाइपोथैलेमिक हार्मोन का स्रावन करती है। प्रमस्तिष्क गोलार्ध का आंतरिक भाग और अंदरूनी भागों जैसे एमिगडाला, हिप्पोकैम्पस आदि का समूह मिलकर एक जटिल संरचना का निर्माण करता है जिसे लिम्बिक लोब या लिम्बिक तंत्र कहते हैं। यह हाइपोथैलेमस के साथ मिलकर लैंगिक व्यवहार, मनोभावनाओं की अभिव्यक्ति जैसे उत्तेजना, खुशी, गुस्सा और भय आदि का नियंत्रण करता है। मध्य मस्तिष्क पॉइंट 2। मध्य मस्तिष्क अग्र मस्तिष्क के थैलेमस या हाइपोथैलेमस तथा पश्चिम मस्तिष्क के पोन्स के बीच स्थित होता है। एक नाल प्रमस्तिष्क तरल नलिका मध्य मस्तिष्क से गुजरती है। मध्य मस्तिष्क का ऊपरी भाग 4 लोबनुमा उभारों का बना होता है जिन्हें कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना कहते हैं। मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क स्तंभ बनाते हैं। पश्चिम मस्तिष्क पोन्स, अनुमस्तिष्क और मध्यांश मेडुला ऑब्लोंगेटा का बना होता है। पोन्स रेशेनुमा पथ का बना होता है जो कि मस्तिष्क के विभिन्न भागों को आपस में जोड़ते हैं। अनुमस्तिष्क की सतह विलगित होती है जो न्यूरॉन्स को अतिरिक्त स्थान प्रदान करती है। मस्तिष्क का मध्यांश मेरुरज्जु से जुड़ा होता है। मध्यांश में श्वसन, हृदय परिसंचारी परिवर्तक और पाचन रसों के स्राव के नियंत्रण केंद्र होते हैं। प्रतिवर्ती क्रिया और प्रतिवर्ती चाप पॉइंट 5। प्रतिवर्ती क्रिया, प्रतिवर्ती चाप जब हमारे शरीर का कोई अंग अत्यधिक गर्म, ठंडी, नुकीली वस्तु या जहरीले अथवा डरावने जानवर के संपर्क में आता है तो उस अंग को अचानक हटा लिए जाने को आपने अनुभव किया होगा। अनुभव की संपूर्ण क्रियाविधि एक अनैच्छिक क्रिया है जो कि परिधीय तंत्रिका उद्दीपन के फलस्वरूप केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के भाग विशेष की अनुपस्थिति में होती है। प्रतिवर्ती क्रिया कहलाती है। प्रतिवर्ती क्रिया पथ अभिवाही न्यूरॉन ग्राही और अपवाही न्यूरॉन प्रभाव के उत्तेजक जो कि निश्चित क्रम में लगे होते हैं से बना होता है। अभिवाही न्यूरॉन संवेदी अंगों से संकेत ग्रहण करके पृष्ठ तंत्रिका मूल के द्वारा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में आवेगों का संप्रेषण करता है। प्रभावक यह न्यूरॉन तब संकेतों को प्रभावित अंगों तक पहुंचाता है। इस प्रकार उद्दीपन एवं प्रतिवर्ती क्रिया मिलकर प्रतिवर्ती चाप का निर्माण करते हैं जैसा कि दी गई रिफ्लेक्स में प्रदर्शित किया गया है। नी जर्क रिफ्लेक्स क्रियाविधि का अध्ययन करने के लिए चित्र का सावधानी पूर्वक अध्ययन कीजिए। चित्र में देख सकते हैं जैसे उद्दीपन मिलता है यह अभिवाहित पथ से जाता हुआ मूल पर गुच्छिका में जाता है और फिर यहाँ से
संदेश ग्रहण करके प्रेरक अपवाही तंत्रिका कोशिकाओं द्वारा अपवाही पथ से होता हुआ प्रेरक के पास आता है और तुरंत प्रतिक्रिया दर्शाता है। संवेदी अभिग्रहण एवं संसाधन। पॉइंट 6, संवेदी अभिग्रहण एवं संसाधन। क्या आपने कभी सोचा है कि आपको वातावरण के परिवर्तनों की पहचान किस प्रकार होती है? आप किस प्रकार किसी वस्तु एवं उसके रंग को देख पाते हैं? कैसे आप ध्वनि को सुनते हैं? संवेदी अंग सभी प्रकार की वातावरणीय बदलाव का पता लगाकर समुचित संदेशों को केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को भेजते हैं, जहां सभी अंतर क्रियाएं संचालित व विश्लेषित की जाती है। इसके बाद संदेशों को मस्तिष्क के विभिन्न भागों या केंद्रों तक भेजा जाता है। इस प्रकार आप वातावरणीय बदलाव को अनुभव करते हैं। नीचे दिए गए विभागों में आंख देखने हेतु संवेदी अंग और कान सुनने हेतु संवेदी अंग की संरचना और क्रियाविधि से आपका परिचय करवाया जाएगा। नेत्र। पॉइंट 5, नेत्र। हमारे एक जोड़ी नेत्र खोपड़ी में स्थित अस्थिकर्तिका, जिसे नेत्र कोटर कहते हैं, में स्थित होते हैं। मानव नेत्र की संरचना और कार्य का संक्षिप्त विवरण अगले भाग में दिया गया है। नेत्र के भाग। पॉइंट 5, नेत्र के भाग। वयस्क मनुष्य के नेत्र लगभग गोलाकार संरचना है। नेत्र की दीवारें 3 परतों की बनी होती है। बाहरी परत घने संयोजी उत्तकों की बनी होती है, जिसे स्क्लेरा श्वेत पटल कहते हैं। अग्रभाग कोर्निया कहलाता है। मध्य परत कोरोइडल रक्त पटल में अनेक रक्त वाहिनियां होती है। यह हल्के नीले रंग की दिखती है। नेत्र गोलक के पिछले 2/3 भाग पर कोरोइडल की परत पतली परत होती है, लेकिन यह अग्रभाग में मोटी होकर पक्षमापकाय बनाती है। आंख का चित्र, जिसके अंदर एक एक्वा चैम्बर, जलीय कोश, लेंस, कॉर्निया, आइरिस, काचाभद्र कोश, रेटिना, फोविया, अंधबिंदु, दृक् तंत्रिका, मध्य पटल, रेटिना, श्वेत पटल, पक्षमापकाय। नेत्र के विभिन्न भागों को प्रदर्शित करता चित्र है। पक्षमापकाय आगे की ओर निरंतरता बनाते हुए वर्णक युक्त और अपारदर्शी संरचना आइरिस बनाती है, जो कि आंख का रंगीन देखने योग्य भाग होता है। नेत्र गोलक के भीतर पारदर्शी क्रिस्टलीय लेंस होता है, जो कि तंतुओं द्वारा पक्षमापकाय से जुड़ा रहता है। लेंस के सामने आइरिस से घिरा हुआ एक छिद्र होता है, जिसे प्यूपिल कहते हैं। प्यूपिल के घेरे का नियंत्रण आइरिस के पेशी तंतु करते हैं। आंतरिक परत रेटिना दृष्टिपटल कहलाती है और यह कोशिकाओं की 3 परतों से बनी होती है, अर्थात अंदर से बाहर की ओर गुच्छिका कोशिकाएं, द्विध्रुवीय कोशिकाएं और प्रकाशग्राही कोशिकाएं। प्रकाशग्राही कोशिकाएं 2 प्रकार की होती है, शलाका और शंकु। इन कोशिकाओं के प्रकाश संवेदी प्रोटीन प्रकाशीय वर्णक होता है। दिन की रोशनी में देखना प्रकाशानुकूली और रंग देखना शंकु की कार्य है तथा स्कोटोपिक तितिर्नुकूली दृष्टि शलाका का कार्य है। शलाकाओं में बैंगनी लाल रंग का प्रोटीन रोडोप्सिन या दृष्टि बैंगनी होता है, जिसमें विटामिन ए का व्युत्पन्न होता है। मानव नेत्र में 3 प्रकार के शंकु होते हैं, जिनमें कुछ विशेष प्रकाश वर्णक होते हैं, जो कि लाल, हरे और नीले प्रकाश को पहचानने में सक्षम होते हैं। विभिन्न प्रकार के शंकुओं और उनके प्रकाश वर्णकों के मेल से अलग अलग रंगों के प्रति संवेदना उत्पन्न होती है। जब इन शंकुओं को समान मात्रा में उत्तेजित किया जाता है तो सफेद रंग के प्रति संवेदना उत्पन्न होती है। दृक् तंत्रिका नेत्र तथा दृष्टिपटल को नेत्र गोलक के माध्यम से मध्य तथा थोड़ी पश्चिम ध्रुव के ऊपर छोड़ती है तथा रक्त वाहिनी यहाँ प्रवेश करती है। प्रकाश संवेदी कोशिकाएं उस भाग में नहीं होती, अतः इसे अंधबिंदु कहते हैं। अंधबिंदु के पार्श्व में आंख के पिछले ध्रुव पर पीला वर्णक बिंदु होता है, जिसे मैक्युलर ल्यूटिया कहते हैं, और जिसके केंद्र में एक गर्त होता है, जिसे फोविया कहते हैं। फोविया रेटिना का पतला भाग होता है, जहाँ केवल शंकु संघनित होते हैं। यह वह बिंदु है जहाँ दृष्टि क्रियाएं दिखाई देना अधिकतम होती है। कोर्निया और लेंस के बीच की दूरी को एक्वस चैम्बर जलीय कोष्ठ कहते हैं, जिसमें पतला जलीय द्रव नेत्रोध होता है। लेंस और रेटिना के बीच के रिक्त स्थान को काछाप या द्रव कोष्ठ कहते हैं। यह पारदर्शी द्रव काछाप द्रव कहलाता है। देखने की प्रक्रिया। पॉइंट 2, देखने की प्रक्रिया। दृश्य तरंगदैर्घ्य में प्रकाश किरणों को कॉर्निया व लेंस द्वारा रेटिना पर फोकस करने पर शलाका व शंकु में आवेग उत्पन्न होते हैं। यह पहले इंगित किया जा चुका है कि मानव नेत्र में प्रकाश संवेदी कोशिका योगी प्रकाश वर्णक ऑप्सिन एक प्रोटीन और रेटिनल विटामिन ए का एल्डिहाइड बने होते हैं। प्रकाश ऑप्सिन से रेटिनल के अलगाव को प्रेरित करता है। फलस्वरूप ऑप्सिन की संरचना में बदलाव आता है तथा यह झिल्ली की पारगम्यता में बदलाव लाता है। इसके परिणाम स्वरूप विभवांतर प्रकाशग्राही कोशिकाओं में संचरित होती है तथा एक संकेत की उत्पत्ति होती है, जो कि गुच्छिका कोशिकाओं में द्विध्रुवीय कोशिकाओं द्वारा सक्रिय कोशिका विभव उत्पन्न करता है। इन सक्रिय विभव के आवेगों का दृक् तंत्रिका द्वारा मस्तिष्क के दृक् वल्कुट क्षेत्र में भेजा जाता है,
जहाँ तंत्र के आवेगों की विवेचना की जाती है और छवि को पूर्व स्मृति एवं अनुभव के आधार पर पहचाना जाता है। कर्ण। पॉइंट 2, कर्ण। कर्ण दो संवेदी क्रियाएं करता है, सुनना और शरीर का संतुलन बनाना। शरीर क्रिया विज्ञान की दृष्टि से कर्ण को 3 मुख्य भागों में विभक्त किया जा सकता है, बाह्य कर्ण, मध्य कर्ण और अंतःकर्ण। बाह्य कर्ण पिन्ना तथा ओरिकुला तथा बाह्य श्रवण गुहा का बना होता है। पिन्ना वायु में उपस्थित तरंगों को एकत्रित करता है जो ध्वनि उत्पन्न करती है। बाह्य श्रवण गुहा कर्णपटल झिल्ली तक भीतर की ओर जाती है। पिन्ना तथा मीटस में कुछ महीन बाल और मोम स्रावित करने वाली तेल या वसा ग्रंथियां होती है। कर्णपटल झिल्ली संयोजी ऊतकों की बनी होती है जो बाहरी ओर त्वचा से तथा अंदर श्लेष्म झिल्ली से आवृत होती है। मध्य कर्ण 3 अस्थिकाओं का बना होता है जिन्हें मेलियस, इंकस और स्टेपिज कहते हैं। ये एक दूसरे से श्रृंखला के रूप में जुड़ी रहती है। मेलियस कर्णपटल झिल्ली से और स्टेपिज कोक्लिया की अंडाकार खिड़की से जुड़ी होती है। कर्ण अस्थिकाएं ध्वनि तरंगों को अंतःकर्ण तक पहुंचाने की क्षमता को बढ़ाती है। यूस्टेकियन नलिका मध्य कर्ण गुहा को फेरिंक्स से जोड़ती है। यूस्टेकियन नलिका कर्णपटल के दोनों ओर दाब को समान रखती है। द्रव से भरा अंतःकर्ण लेबिरिंथ कहलाता है जो कि अस्थिल और झिल्ली नुमा लेबिरिंथ से बना होता है। अस्थिल लेबिरिंथ वाहिकाओं की एक श्रृंखला होती है। इन वाहिकाओं के भीतर झिल्ली नुमा लेबिरिंथ होता है जो कि परिलसिका द्रव से घिरा रहता है, किंतु झिल्ली नुमा लेबिरिंथ एंडोलिम्फ नामक द्रव से भरा रहता है। लेबिरिंथ के घुमावदार भाग को कोक्लिया कहते हैं। कोक्लिया को 2 झिल्लियों द्वारा 3 कक्षों में विभक्त किया जाता है जिन्हें बेसिलर झिल्ली, रिजनर झिल्ली कहते हैं। ऊपरी कक्ष को स्केला वेस्टिबुलाई, मध्य कक्ष को स्केला मीडिया और निचले कक्ष को स्केला टिम्पेनी कहते हैं। स्केला वेस्टिबुलाई और स्केला टिम्पेनी परिलसिका द्रव से तथा स्केला मीडिया अंतरलसिका द्रव से भरा होता है। कोक्लिया के नीचे स्केला वेस्टिबुलाई अंडाकार खिड़की में समाप्त होती है जबकि स्केला टिम्पेनी गोलाकार खिड़की में समाप्त होते हैं। ऑर्गन ऑफ कोटाई आधार्य झिल्ली पर स्थित होता है जिसमें पाई जाने वाली रोम कोशिकाएं श्रवण ग्राही के रूप में कार्य करती है। रोम कोशिकाएं ऑर्गन ऑफ कोटाई की आंतरिक सतह पर श्रृंखला में पाई जाती है। रोम कोशिकाओं का आधारीय भाग अविवाहित तंत्रिका तंतु के निकट संपर्क में होता है। प्रत्येक रोम कोशिका के ऊपरी भाग में कई स्टीरियोसिलिया नामक प्रवर्त निकलता है। रोम कोशिकाओं की श्रृंखला के ऊपर पतली लचीली टेक्टोरियल झिल्ली होती है। अंतःकर्ण में कोक्लिया के ऊपर जटिल तंत्र वेस्टिबुलर तंत्र भी होता है। वेस्टिबुलर तंत्र 3 अर्धचंद्राकार नलिकाओं और लघु कोष तथा यूट्रिकल से निर्मित ऑर्गन ऑफ ओटोलिथ से बना होता है। प्रत्येक अर्धचंद्राकार नलिका एक दूसरे से समकोण पर भिन्न तल पर स्थित होती है। झिल्ली नुमा नलिकाएं अस्थिल नलिकाओं के परिलसिका द्रव में डूबी रहती है। नलिका का फूला हुआ आधार भाग एम्पुला जिसमें एक उबार निकलता है जिसे क्रिस्टा एम्पुलेरिस कहते हैं। प्रत्येक क्रिस्टा में रोम कोशिकाएं होती है। लघु कोष और यूटिकलस में उबार नुमा संरचना मैक्यूला होता है। क्रिस्टा व मैक्यूला वेस्टिबुलर तंत्र के विशिष्ट ग्राही होते हैं जो शरीर के संतुलन व सही स्थिति के लिए उत्तरदायी होते हैं। रिजनस झिल्ली, स्केला मीडिया, ऑर्गन ऑफ कोटी, स्केला वेस्टिबुलाई, टेक्टोरियल झिल्ली, आधार झिल्ली और स्केला टिम्पेनी कोक्लिया का चित्र है। श्रवण की क्रिया। पॉइंट। श्रवण की क्रिया। कर्ण किस प्रकार ध्वनि तरंगों को तंत्रिकी आवेगों में बदलता है जो कि मस्तिष्क द्वारा उद्दीपित व केंद्र क्रियात्मक होकर हमें ध्वनि की पहचान कराते हैं। बाह्य कर्ण ध्वनि तरंगों को ग्रहण कर कर्णपटल तक भेजता है। ध्वनि तरंगों की प्रतिक्रिया में कर्णपटल में कंपन होता है और ये कंपन कर्ण अस्थिकाओं मेलियस, इंकस और स्टेपिज से होते हुए गोलाकार खिड़की तक पहुंचते हैं। गोलाकार खिड़की से कंपन कोक्लिया में भरे द्रव तक पहुंचते हैं जहां वे लिम्फ में तरंगे उत्पन्न करते हैं। लिम्फ की तरंगे आधार कला में हलचल उत्तेजित करती है। आधारीय झिल्ली में गति से रोम कोशिकाएं मुड़ती है और टेक्टोरियल झिल्ली पर दबाव डालती है। फलस्वरूप संगठित अभिवाही न्यूरॉन्स में तंत्रिका आवेग उत्पन्न होते हैं। ये आवेग अभिवाही तंतुओं द्वारा श्रवण तंत्रिका से होते हुए मस्तिष्क के श्रवण वलकुट तक भेजे जाते हैं जहां आवेगों का विश्लेषण कर ध्वनि को पहचाना जाता है। चैप्टर समाप्त हुआ।